हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने नियतिवाद या जिसे निश्चयवाद या पर्यावरणवाद कहा जाता है इसके बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम संभववाद और नव निश्चयवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको ध्यान में होगा अगर आपने वो वीडियो देखा है कि निश्चयवाद को मैंने किस प्रकार से परिभाषित किया था कि निश्चयवाद में प्रकृति जो होती है वो सक्रिय या प्रभावी मानी जाती है और उसमें जो मनुष्य है वो प्रकृति के हिसाब से ही उसकी जो सारी दिनचर्या होती है वो प्रकृति के हिसाब से ही होती है। वो उस प्रकृति के जो प्रकृति है उसमें वो चेंज नहीं करना चाहता है। लेकिन जब संभववाद की हम बात करें तो संभववाद में मनुष्य सक्रिय कारक हो जाता है। मनुष्य जो होता है वो प्रकृति के हर बात मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। वो प्रकृति को सिर्फ परामर्शदाता के रूप में ही मानता है। तो इस प्रकार से संभववाद पर्यावरणवाद की बिल्कुल अपोजिट हम कह सकते हैं। इसमें मनुष्य जो प्रकृति है उसमें से संभावनाएं तलाश करता है और उसके हिसाब से ही वो अपनी दिनचर्या को निर्धारित करता है। इसके बारे में हम आज पढ़ भी लेते हैं थोड़ा। पर्यावरणवाद की विचारधारा के अंतर्गत अनुभव किया गया कि मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियां नियंत्रित नहीं कर सकती वरन मात्र प्रभाव डाल सकती है। इस उपागम के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है और मनुष्य अपनी छांट या चॉइस के द्वारा उनका उपयोग कर सकता है। संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ और इसके जन्मदाता विडाल डी ला ब्लाश थे। इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि इस संभववाद के जन्मदाता कौन थे? विडाल डी ला ब्लाश, जो कि फ्रांसिस थे। अतः हम कह सकते हैं कि जो संभववाद का भी जन्म जो है वो फ्रांस में ही हुआ है। और इस शब्द का, संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ला फेव्रे ने किया था। उनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है तथा उनके प्रयोग का निर्णायक होता है। संभववाद किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति में प्रत्येक चरण पर संभावना के दर्शन पर आधारित है। इसी संदर्भ में फेब्रे ने लिखा है कि देयर आर नो नेसेसिटी बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड मैन इज मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज। उनके अनुसार मानव का जो पर्यावरण में वही महत्व होता है जो अन्य तत्वों जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि का होता है। मनुष्य सर्वत्र विद्यमान संभावनाओं का स्वामी है जिनसे वह अपनी आवश्यक संभावना का चयन अपनी कुशाग्र बुद्धि से करता है। संभववादी उपागम के जनक ब्लाश ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उनके अनुसार प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। बच्चों, मैं आपको संभववाद को अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो हमने नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म में क्या पढ़ा था कि मनुष्य जैसे सूर्य उदय हो रहा है तब से वो उठ के काम में लगता है और सूर्यास्त होते ही वो सो जाता है। गर्मी हो सर्दी हो वो हर परिस्थिति को सहन करता है, उसके अनुसार अनुकूलित हो जाता है। लेकिन संभववाद में क्या है? मनुष्य सक्रिय है। इसमें अगर मनुष्य को गर्मी लग रही है तो वो पंखा जब आविष्कार हो चुका था तो वो पंखे को ऑन कर सकता है। अगर उसको रोशनी की जरूरत है बल्ब भी जला सकता है। तो इस प्रकार से संभववाद में क्या है? वो प्रकृति संभावनाएं वो प्रकृति के हिसाब से नहीं चल रहा लेकिन उन संभावनाओं को वो यूज कर रहा है। तो इस प्रकार ब्लाश जो है वो मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक मानता है जो कर्म प्रधान और कृत प्रधान दोनों ही है। ब्लाश ने मानवीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मनुष्य ने ही पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से ले जाकर विश्व के अन्य भागों में फैला देने का काम किया है। इसी प्रकार ब्लाश ने
ब्लास के अनुसार मनुष्य ने उनकी उपज की मात्रा में भी वृद्धि की है तथा भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु के अनुकूल उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न किस्में तैयार की। इसी संदर्भ में मानव की परिवर्तनकारी शक्ति पर बल देते हुए उन्होंने कहा है कि मैन हैज इन्फ्लुएंस्ड द लिविंग वर्ल्ड लार्जर एंड मोर जनरली देन हैज बीन सपोज्ड। मानवीय क्रिया पृथ्वी के सजीव एवं निर्जीव दोनों तथ्यों में परिवर्तन करती है। डेविस के शिष्य ईसा बोमेन ने भौगोलिक अध्ययन में गहराई में प्रविष्ट संभववादी जड़ों को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इसके अलावा जो कार्ल ओ शावर ने भी मानवीय कौशल और क्षमता को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा के अनुकूल बल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी में नियतिवादियों के बारे में कहा है कि वे नियंत्रण के बदले प्रभाव एवं प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। द टर्म they use are more moderate, control is replaced by influence and influence by response or adjustment। ब्लास के शिष्य थे जीन ब्रून्स। वो भी संभववाद के समर्थक थे और मानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता वरन उसे परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु इतनी परम सीमित नहीं है कि उसे छांट की संभावना न हो। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती है और मनुष्य यद्यपि इन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता तथापि उसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। इस परिवर्तन से मनुष्य इन प्राकृतिक तथ्यों को अपने उपयोग योग्य बनाता है। इसके अलावा प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता ईसा बोमेन ने भी संभववादी विचारधारा का समर्थन करते हुए अपनी पुस्तक द पायनियर फ्रिंज में लिखा है कि द जियोग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर फिक्स्ड ओनली इन द नैरो एंड स्पेशल सेंस ऑफ द वर्ल्ड। द मोमेंट वी गिव देम ह्यूमन एसोसिएशंस दे आर चेंजफुल एज ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। तो बोमेन के अनुसार जो चिंतन एवं विचारधारा का मानव सभ्यता के उत्थान एवं पतन से गहरा संबंध है। इसके अलावा प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल ने भी पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा का इतना ऋणात्मक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने कह दिया कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो। जहां पहले यूनानी लोग निवास करते थे अब यहाँ तुर्क रहते हैं। यही तथ्य इस मामले को समायोजित कर देता है। डिमांजिया ने भी मानव शक्ति को सर्वोपरि माना। इस प्रकार संभववाद क्या है और उसके समर्थक कौन कौन थे ये सब आपको ध्यान में रहना जरूरी है। आगे हम एक और नई विचारधारा नवनिश्चयवाद के बारे में पढ़ेंगे। नवनिश्चयवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म यह मानव पर्यावरण संबंधों का एक नया दृष्टिकोण है। मनुष्य को अपने निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रहना चाहिए और उसका दोहन उतना ही करना चाहिए जितना प्रकृति को वह पुनः लौटा सके या वे संसाधन जैविक तंत्र में पुनः चक्र आरंभ कर सके। इस विचारधारा को नवनिश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद कहते हैं। इसके प्रतिपादक महत्वपूर्ण हैं। प्रतिपादक आपको ध्यान में रहना चाहिए। जी टेलर या ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने रुको और जाओ नियतिवाद कहा नवनिश्चयवाद को, तथा जी टेथम महोदय ने इसको क्रियात्मक संभववाद नाम दिया। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी बुक 20वीं शताब्दी में भूगोल में स्पष्ट इस तथ्य पर बल दिया कि पर्यावरणीय नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती लेकिन इसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में भी नहीं बांधा जा सकता। मतलब ग्रिफिथ टेलर न तो पर्यावरण को पूरी तरह सक्रिय मान रहे हैं और न ही वो मनुष्य को पूरी तरह सक्रिय मान रहे हैं बल्कि वो इन दोनों के समायोजन पर अधिक बल देते हैं। तो दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य संबंधों का उचित विश्लेषण इसी मध्यम मार्गों द्वारा संभव है। इस प्रकार बच्चों हमने मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में पढ़ा। इसके अंतर्गत हमने तीनों अवधारणाएं नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में हमने चर्चा की। यही मानव पर्यावरण संबंध है। आपके सिलेबस में ये 3 टॉपिक्स ही हैं मेन, तो आप ये तीनों टॉपिक को अच्छे से समझें और मैं इससे संबंधित PDF आपके साथ शेयर करूँगी तो उसको आप पढ़ें। धन्यवाद। आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।